नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कोरोना को लेकर कि देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आज गृह मंत्रालय ने अब से थोड़ी देर पहले एडवाइजरी जारी करके यह कहा है कि 4 मई से 17 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इस बीच पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। बताया यह गया है इस एडवाइजरी में कि जो रेड जोन है, यानी ऐसे जिले जो रेड जोन में आते हैं, 130 जिले रेड जोन में आते हैं, ऐसे जिलों में किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ राहत मिलेगी, थोड़ी छूट दी जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कि किन किन जगहों पर किस किस तरह की राहत दी जा सकती है या मिल सकती है। इस सब के अलावा पूरे देश में 17 मई तक यानी लॉकडाउन 3.0 में 4 मई से 17 मई तक पूरी तरह से रेल सेवा, हवाई सेवा और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। जो जिले ग्रीन जोन में आते हैं, जो एडवाइजरी जारी हुई है होम मिनिस्ट्री की, उसमें यह बताया गया है कि ऐसे जिले जो ग्रीन जोन में आते हैं, 319 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो ग्रीन जोन में हैं, वहां 50% बसेस चलाई जा सकती हैं। लेकिन उन बसेस के चलाए जाने के लिए भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे यह प्रावधान रखा गया है कि जो बस डिपो होंगे वहां केवल 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। जैसे यह प्रावधान रखा गया है कि जो बसेस हैं उसमें 50% सवारी ही बैठ पाएंगी। तो अलग अलग जोनों में अलग अलग शर्तें, अलग अलग एहतियात और अलग अलग रियायत देने की बात कही गई है। एक बात जो ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे देश के लिए लागू की गई है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। एडवाइजरी में, गाइडलाइन में यह कहा गया है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नो एक्टिविटी जोन एक तरीके से होगा। इस सब के अलावा जो एडवाइजरी जारी हुई है, उस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो अस्पताल हैं वो खोले जा सकेंगे। लेकिन इसका फैसला और इसकी शर्तों का फैसला कि किन कंडीशंस पे खोला जाए, यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होगा, यह जिला प्रशासन के हाथ में होगा। यानी ये जो पूरी कैटेगरी है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की, इसमें किस तरह से इस पूरे लॉकडाउन को अंजाम देना है, किस तरह से कहां कितनी छूट, किन रियायतों या शर्तों के साथ, एहतियातों के साथ देनी है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को तय करना होगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही, जिलाधिकारी ही इस बात का रिव्यू करेंगे कि कहां क्या करना है। इस सब के अलावा पूरे देश में चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, जिम हो, किसी तरह का स्पोर्ट्स क्लब हो, कोई मॉल हो, ये सारे शिक्षण संस्थान हो, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस हो, ये सारे के सारे बंद रहेंगे। ये एहतियात बरता गया है। होटल और सैलून पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। और हमने जैसा कि आपको जानकारी दी कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये जो कंप्लीट नो एक्टिविटी जोन एक तरीके से अब पूरा देश रहेगा। तो ये एक स्थिति है लॉकडाउन 3 को लेकर। तो आज की अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश ने तीसरे लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। देश के गृह मंत्रालय ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके यह ऐलान किया है अब से थोड़ी देर पहले। और पूरे देश में जो अलग अलग जिले हैं उनको अलग अलग जोन में बांटा गया है। 3 कैटेगरीज रखी गई हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एहतियात और अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, जिलाधिकारियों को यह कहा गया है कि वो अपने अपने इलाकों में समीक्षा करेंगे और उस समीक्षा के बाद जो स्थिति है उसको वो तय करेंगे। अब देखिए, हुआ यह है कि लॉकडाउन 3 का फैसला
दरअसल करना इसलिए पड़ा है क्योंकि दुनिया के मुकाबले भारत में सिचुएशन, हालात काफी कंट्रोलिंग पोजीशन में है, लेकिन अभी भी वो थमे नहीं हैं या फिर रुके नहीं हैं। और इसी वजह से देश की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने आज ये एडवाइजरी जारी की है, ये फैसला किया है। हम अपने मेहमानों के पास जाएं, उनसे आज इस बड़े फैसले पर हम चर्चा करें। इससे पहले हम कुछ आंकड़े जरूर आपको बता देना चाहते हैं जो हम लगातार आपको बताते हैं। आप देखिए कि वर्ल्ड सिनेरियो में ये जो कोरोना वायरस की चुनौती है, ये कहां खड़ी है, हिंदुस्तान के सिनेरियो में ये आंकड़ों में कहां पर है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ये कहां पर खड़ी है। इससे हमें ये अंदाजा मिलता है कि हम दुनिया के मुकाबले जो कोशिशें कर रहे हैं उनके क्या नतीजे अब तक आ रहे हैं और हमारे लिए आने वाले दिनों में क्या रणनीति बनाना बेहतर रहेगा। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें सबसे पहले, तो वर्ल्ड वाइड जो कोरोना वायरस का आंकड़ा है, इसके इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा है, वो 32,74,747 तक पहुंच गया है पूरी दुनिया में। अच्छी खबर यह है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कोरोना से जंग जीती है। जो फिगर है वो 10,23,911 लोगों का है। इसके अलावा ये जो दुखद पहलू है उसको आप देखें, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो आप देखें, तो दुनिया भर में अब तक 2,33,792 लोग इस कोरोना वायरस की एक तरीके से भेंट चढ़ गए। अब जरा हिंदुस्तान की तरफ आइए। हिंदुस्तान में 35,000 से ज्यादा केसेस अब कोरोना पॉजिटिव के हो चुके हैं, 35,000 से ज्यादा। भारत में कोरोना ने अब तक 1,152 लोगों की जान ली है। इलाज के बाद हिंदुस्तान में 9,065 लोग अब तक ठीक हुए हैं। वैसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो अब उत्तर प्रदेश में 63 जिलों में 63 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कोरोना पहुंच गया है, ये फैल चुका है और 2,281 केसेस अब तक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं। वर्तमान में कोरोना के 1,685 एक्टिव मामले हैं। अब तक इलाज के बाद उत्तर प्रदेश में खासकर 555 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस कोरोना संक्रमण की वजह से 41 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हुई हो या फिर जो उत्तर प्रदेश के स्तर पर, उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई। बहुत संक्षेप में हम एक एक लाइन आपको बताएं, फिर जल्दी से हम मेहमानों से जुड़ने की कोशिश करें क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आज अवनीश अवस्थी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि हरियाणा से करीब 12,000 प्रवासी मजदूरों को लाया गया है। दिल्ली से लगभग 4 लाख प्रवासी मजदूर लाए गए हैं। श्रमिकों को जिला हेडक्वार्टर पर क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया है या ले जाया जाएगा। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। आप जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। आज चूंकि मजदूर दिवस है, आज श्रम दिवस है एक तरीके से, लिहाजा एक अतिरिक्त समीक्षा मुख्यमंत्री ने की और श्रमिकों के लिए विशेष ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर में अतिरिक्त टीम भेजने के निर्देश दिए गए क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर जो हालात हैं वो काबू में नहीं आ रहे हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं और पहले भी हमने आपको बताया था, सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है, जिसमें सिंचाई विभाग का जो फिगर है उसके मुताबिक 148 प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के काम शुरू हो गया। अब जल्दी से 24 घंटों पर हम निगाह डालते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या आंकड़े रहे हैं। उसके बाद हम तुरंत मेहमानों के पास चलेंगे। ये देखिए, 24 घंटों में अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटों में ऑल ओवर इंडिया यानी भारत में 1,993 तकरीबन 2,000 नए केसेस सामने आए हैं। ये एक बड़ा नंबर है, पहली बार सामने आया है, ये बड़ी चुनौती बन रहा है। इसी तरह से 24 घंटों में 564 केसेस ठीक भी हुए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा हमारे जो केंद्रीय बल हैं उनकी सराहना की गई, उनके योगदान को सैल्यूट किया गया और यह कहा गया कि केंद्रीय बलों ने एक शानदार काम किया है, शानदार योगदान देने का काम किया है।
24 घंटों में ऑल ओवर इंडिया में 73 लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। आज यह भी बताया गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि वो अपने अपने यहां रेलवे बोर्ड से बात करें और वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को अगर वापस अपने राज्य में उनके घर लाना चाहते हैं तो आप ट्रेन सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनल है और आपको रेल जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है, उनसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। कई और गाइडलाइन दी गई जो महत्वपूर्ण है। आज एमएचए की तरफ से यह कहा गया है तमाम राज्य सरकारों को कि किसी भी ट्रक को जो जरूरी सामान लेकर आ रहा है उसे बॉर्डर पर कतई न रोका जाए न परेशान किया जाए, क्योंकि इस चुनौतीपूर्ण वक्त में जो जरूरी सामान है उसकी सप्लाई बेहद जरूरी है। रिकवरी रेट पर भी निगाह जरूर आप लोग डालें और जहन में रखें, क्योंकि रिकवरी रेट बड़ा पॉजिटिव है और वो ये है कि 25% के पार हिंदुस्तान में ये रिकवरी रेट चला गया है। तो ये एक स्थिति है ओवरऑल पिछले 24 घंटों की जिस पर एक निगाह डालनी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि देश की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। 3 मई तक 40 दिन का लॉकडाउन 2 और आप 2 हफ्ते और जोड़िए यानी 14 दिन और, तो एक तरीके से ये जो कंप्लीट लॉकडाउन है देश में ये 54 दिनों पर पहुंच जाएगा। और इस लॉकडाउन 3 के पीरियड में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 3 जोन बनाए गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, और कंडीशनल छूट देने की बात कही गई है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट लॉकडाउन में रहेंगी वह पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया, भारत भर में। अब हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ फिजिशियन विशेषज्ञ डॉक्टर रवि तुले हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुले, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गौरव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। हमारे साथ सचिन रावत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रतिनिधि। हमारे साथ योगेश सोनी जी, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक। और गौरव चंदेल साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप चारों पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर तुले का रुख करना चाहेंगे और ये जो लॉकडाउन 3 का फैसला देश की सरकार ने लिया है इस पर हम उनकी एक टिप्पणी लेना चाहेंगे कि वो इसे कितना जरूरी मानते हैं और क्या इससे आगे हमें जो अपने यहां कोरोना का संक्रमण है उसे कंट्रोल करने में कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर तुले, आज के इस सरकार के फैसले को आप किस निगाह से देख रहे हैं? अगले 15 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए लॉकडाउन 3 का फैसला देश की सरकार ने लिया है। डॉक्टर तुले जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। एक होलिस्टिक मेडिसिन फिजिशियन के नाते मैं ये कहूंगा कि ये हमारे देश ने, नेतृत्व ने जो ये फैसला लिया है ये बहुत सोच समझ और एक संतुलित फैसला लिया गया है, क्योंकि ये सभी ने दुनिया भर में माना है कि ये जो संक्रमण है इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, वो है बचाव, प्रिवेंशन। अंग्रेजी में कहा गया है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। पर इस कोविड के मामले में ये जो बचाव है ये एक ही इलाज है जी। तो इसलिए जो अपने देश की जान बचाने के लिए हमने एक दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जब हमारे देश की आबादी लगभग दुनिया भर में एक छठा हिस्सा जब दुनिया भर की आबादी है, परंतु कोरोना में हमारे देश में मात्र 1% ही केस उभर के आए हैं और वो भी 25% से ज्यादा लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं और जो मौतों की जो गिनती है वो भी सबसे कम है जी। तो ये आज तक की नीतियों का जो विश्लेषण है ये बहुत एनकरेजिंग है और इसी को आगे चलते रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और देश में जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन बनाए गए हैं ताकि जहां पे ये संक्रमण एकदम कंट्रोल में है वहां पे लोगों को धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो। ऑरेंज में कुछ थोड़ी लिमिटेड और रेड में अभी इसका तक हमें मतलब ये हुआ डॉक्टर तुले कि आप समझते हैं कि एक जरूरी फैसला है जो किया गया है, क्योंकि अब तक हमने जिस तरह के नतीजे पाए हैं
उन नतीजों में जो बड़ा या फिर हम कहें सबसे बड़ा योगदान इस लॉकडाउन का ही है। लिहाजा लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 का फैसला लिया गया। डॉक्टर तुले, हमने कल भी यह जानने की कोशिश की थी और हम एक नई दृष्टि से आज फिर आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे संक्षेप में, इससे पहले कि हम बाकी मेहमानों को जोड़ें और उनके पास जाएं। कोरोना वायरस को लेकर जो भविष्य की चुनौती है उसे आप किस निगाह से देख रहे हैं? एक मेडिकल एक्सपर्ट के नाते, एक विशेषज्ञ के नाते हमें यह बताइए। बहुत तरह की बातें, जैसे दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, जैसे ऐसे दावे हो रहे हैं कि सितंबर तक इसको लेकर कोई वैक्सीन हमारे पास या फिर दुनिया में होनी चाहिए, इजाद हो जानी चाहिए। जैसे बहुत सारे दावे इस बात को लेकर हो रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की कि 21 मई के बाद ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा या फिर इसका खतरा कम हो जाएगा। हम इस कोरोना वायरस को लेकर भविष्य की चुनौती आपसे समझना चाह रहे हैं कि आगे कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं। हमने देखा कि अब तक तो हमने अपने आप को प्रिवेंट किया है, लॉकडाउन 3 अब किया है, लेकिन आगे ये हमें किस तरह से ये परेशान कर सकता है, ये चैलेंज कर सकता है? डॉक्टर तुले, आपने इतिहास में देखा है कि कई प्रकार के इस प्रकार के वायरल संक्रमण एपिडेमिक फॉर्म में, पैंडेमिक फॉर्म में आए हैं और वो धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं। जैसे एक स्पेनिश फ्लू बहुत मशहूर पिछली सदी का एक संक्रमण था। इस सदी में भी हमने सार्स देखा, हमने मर्स देखा, हमने इस प्रकार के कई वायरल देखे और ये वायरस अपनी जो म्यूटेशन है वो बदलते रहते हैं और भिन्न प्रकार के रूप में प्रकट होते रहते हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा है वो तो सारी दुनिया में हर साल अपना सीजनल रूप दिखाता ही है। तो ये तो कुछ ना कुछ तो बीमारी चलती रहेगी जी। प्रकृति ने इंसान को और अपने वातावरण को एक संतुलन रखने की योजना बनाई है, जिसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो इंसान है वो अपने वातावरण के ऊपर निर्भर है और उसको वातावरण की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम खास करके इस पैंडेमिक ने हमें बहुत सिखाया है कि पर्सनल हाइजीन, अपने हाथ धो के रखना, अपने से लोगों के साथ दूरी रखना, जब पब्लिक प्लेस में जब हम जाते हैं मास्क पहन के रहें, तो ताकि ये संक्रमण, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है और इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम दूसरों से शारीरिक दूरी रखें और सामाजिक जिम्मेदारी लें कि कहीं मेरे को अगर वायरस अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ये मेरे से किसी दूसरे को न जाए। मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं पर मुझे पता नहीं, किसी को नहीं पता कि किसको ये इन्फेक्शन हो सकता है और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं लगता कि ये इन्फेक्शन हुआ था, संक्रमण हुआ था और आके हमारे शरीर के प्रतिरोध ने इसको संभाल लिया और हमें इसके आने का कभी पता भी नहीं लगा। फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब मास्क पहन के रहते हैं तो हम दूसरों को संक्रमण ना करें, इसी प्रकार दूसरों से हमें संक्रमण ना आए। तो ये बहुत बड़ी सीख है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर तुले। समय नहीं है, हम आगे फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने बाकी मेहमानों का रुख करना चाहते हैं, जिनमें हम सबसे पहले गौरव मिश्रा जी को जोड़ना चाहते हैं। गौरव मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के मामले में इस लॉकडाउन 3 को किस तरीके से देखा जाए, एक तो हम ये जानना चाहते हैं गौरव जी। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कहा गया है कि देश में हर एक जिले की रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी, इस एडवाइजरी में यह बताया गया है गौरव मिश्रा जी। तो इस रिस्क प्रोफाइलिंग का क्या अर्थ है, कैसा कैसा और कौन कौन सा डेटा इसमें इकट्ठा किया जाएगा, अगर कोई जानकारी आप दे सकते हो तो? राजीव जी, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में यदि देखा जाए तो लॉकडाउन 3.0 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग अभी अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं और उनको वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। या फिर हरियाणा से जो मजदूर आए हैं, दिल्ली से 4 लाख मजदूर आए, मध्य प्रदेश से लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। महाराष्ट्र में कई लाख लोग फंसे हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए नोडल
अधिकारियों को नियुक्त किया है और रेलवे के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके उनको बुलाया जाएगा। तो इसके लिए एक और लॉकडाउन की तो आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश में, और उनको क्वारंटाइन करना और वापस उनको उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और जिसको मुझे लगता है कि इस पीरियड में बखूबी अच्छी तरीके से निभाया जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है आपका, जो रिस्क पैरामीटर की बात है, हाँ, ये एडवाइजरी में गौरव जी एडवाइजरी में ये कहा गया है कि देश के हर एक जिले की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी। हम इसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहे हैं कि इसमें अगर जानकारी हो, चूंकि एडवाइजरी अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, लेकिन अगर आप तक इसके मुतालिक कोई सूचना पहुंची हो कि उस रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है, आप सुन ही रहे होंगे, कि ये जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा गया है। जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहां जिलाधिकारी आकलन करके अलग अलग दिन, अलग अलग स्थिति का शर्तों के साथ कोई छूट दे सकते हैं। तो इस प्रोफाइलिंग में क्या है, हम उस पर एक दृष्टि आपकी चाहते हैं, एक विश्लेषण चाहते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। गौरव जी, रिस्क प्रोफाइलिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस रिपोर्ट है राजीव जी, जिसमें प्रत्येक जिले के, प्रत्येक मोहल्ले की जो रिस्क इंटेंसिटी है उसको परिलक्षित किया जाएगा। उससे उस क्षेत्र के डेटाबेस, कितने लोग इन्फेक्टेड रहे हैं, इसके ग्रोथ का क्या रेशियो रहा है और अब क्या है, उससे एक प्रोजेक्शन एक साल का तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर भविष्य में किस तरह से योजना बनाई जाए कोविड-19 को लेकर के, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक रिस्क प्रोफाइलिंग रिपोर्ट की आवश्यकता थी, जिससे काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है, ताकि भविष्य में जब ये बैक करता है, दोबारा रिपीट करता है, तो उस स्थिति में हम प्रॉपर इसकी रणनीति बना करके काम कर सकें। तो इसके लिए रिस्क प्रोफाइलिंग और इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट की आवश्यकता थी, जिससे काम चल भी रहा है। जो हॉटस्पॉट एरियाज है वो इस तरह के पैरामीटर्स को बड़े आसानी से वहां पे इकट्ठा किया गया है, और उसको कलेक्ट करके उसका एक विस्तृत जानकारी जो है सरकार के सामने है, जिसको तैयार कर लिया जाएगा एक नियत समय में। अच्छा, यानी एक डेटा तैयार किया जाएगा जिससे न केवल अभी बल्कि भविष्य में भी हम एक रणनीति बना सकें और इससे या इस तरह के किसी दूसरे वायरस या फिर मेडिकल खतरे से हम निपट सकें। आगे हम बात करेंगे गौरव जी कि ये उत्तर प्रदेश में रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए क्या क्या एहतियात हैं, और जो सेंट्रल एडवाइजरी है, जो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की, इसके अलावा क्या उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई अतिरिक्त एहतियात या कोई अतिरिक्त छूट है। जैसा कि हमने कल देखा था गौरव जी कि कल उत्तर प्रदेश से लगती हुई सभी राज्यों की सीमाओं को एब्सोल्यूट सील करने के ऑर्डर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए थे, और बगैर किसी अनुमति या पास के किसी भी व्यक्ति को इधर से उधर होने की, जाने की इजाजत नहीं थी। क्या इस तरह का कोई और विशेष एहतियात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है या नहीं है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार हम जरा सचिन रावत जी को, एक बार हम चंदेल साहब को, एक बार हम योगेश सोनी जी को इस पर जोड़ना चाहते हैं। योगेश सोनी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं। हम ये माने कि लॉकडाउन 3 बेहद जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया गया, या फिर ये माने कि इस लॉकडाउन के अलावा हमारे पास फिलहाल कोई रेमेडी नहीं है, लिहाजा हमारी निर्भरता सबसे ज्यादा इसी पर है और हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। योगेश सोनी जी, कैसे और किस नजरिए से देखें इसे? राजीव जी, स्पष्ट है, ये पहले से ही तय था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि ये महीने के अंत तक जाएगा, और ऐसा ये 14 दिन के लिए कहा गया, तो ऐसा लग रहा है कि ये कम लॉकडाउन बढ़ाया गया, क्योंकि जो हालात, जो स्थिति है, उसके आधार पर अगर हम आकलन करते हैं तो ये बात तयशुदा रूप से मिल चुकी थी। क्योंकि इसका एक प्रमाण हम चाइना से अगर जब लेते हैं, तो चाइना में जब लॉकडाउन की चेन टूटी थी, रफ्तार टूटी थी, वो लगभग 3-3.5 महीने लॉकडाउन पूर्ण रूप से बंद करने के बाद ही टूटी थी। अगर देखें कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण के आधार पर भी हमें एक बात ये समझनी होगी कि हर चीज एक दूसरे की पूरक होती है। अगर किसी एरिया को पूर्ण रूप से रेड जोन करके और उसके साथ वाला ही कोई एरिया अगर ग्रीन जोन हो, तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, क्योंकि अगर जो व्यापारिक वर्ग है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद रहेगा, सिर्फ आप ये खाने पीने की जो संबंधित जरूरत की दुकानें वही खोल रहे हैं। तो इसके लिए तो वो चीजें अभी भी चल रही हैं। और फिर आप बसेस जो चलाने की बात कर रहे हैं, वो बसेस कहाँ किसके लिए चलाई जाएगी? सरकारी एम्प्लॉय
जो हैं, चाहे वो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी आते हैं, वो अपने काम को कर ही रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये समझाने के लिए ये जो जोन जो वर्गीकरण करा है, इसकी कहानी कुछ बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत ज्यादा स्पष्ट और बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं लगी रेड जोन में। कोई हालांकि ये कोई एक्सपेरिमेंट करे या सरकार इससे कोई प्रेरणा ले, एक कहावत होती है कि एक गिलास। योगेश, आपकी बात से इशारा मिल रहा है, आप कुछ चीजों को लेकर आशंकित है क्या? मन में कोई शंका है क्या आपको इस मॉडल को लेके? ये जो डिवाइडेशन किया गया है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में, तो आपको क्या लग रहा है? मतलब ये बात बनेगी नहीं क्या? जो लोग इसका फायदा, राजीव जी समझने की बात है, इसका फायदा किसको मिलेगा? हाँ। अगर आपका, जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर वो बस चल रही है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ। आप किस काम से निकलना चाहते हैं? सबसे पहली बात, जब जनता ही नहीं निकलेगी तो किस काम से जाना चाहते हैं? अगर जो घर से निकलने की अभी अनुमति है, सोनी जी, अब तक देखिए, बाकी और स्टडी होगा और पता लगेगा कि एडवाइजरी में क्या कहा गया है स्पष्ट तौर पर और उसका क्या मीनिंग है। लेकिन अब तक ये जो बस की बात है, हम आपको और आपके जरिए प्राइम न्यूज के तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये व्यवस्था, ये प्रोविजन केवल ग्रीन जोन के लिए किया गया है। जाहिर है कि ग्रीन जोन में थोड़ी सी शर्तों के साथ और छूट हो सकेगी। ये जब प्रधानमंत्री ने जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी बार जब बात की थी, बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनी साहब, और समीक्षा की थी देश में लॉकडाउन की, तब भी ये स्पष्ट था पीएमओ की तरफ से जो बयान आया था। तो कोई शंका वाली बात नहीं है, केवल ग्रीन जोन में ये प्रोविजन है, वहां कुछ छूटें मिलेंगी एहतियात ऑब्लिक शर्तों के साथ, और वहां भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पावर होगा कि वो रिव्यू कर पाए और रिव्यू करने के बाद उसमें जोड़ घटाना करे। वो व्यवस्था ठीक चलती है, कोई केस नहीं आता है, उसको बढ़ाए। अगर वो ठीक नहीं चलती है, कोई रिस्क फैक्टर जुड़ता है या कोई और स्थिति बनती है चुनौतीपूर्ण, तो वो उसको खत्म करे। हम ये बता रहे हैं। अब इस पर बोलिए, इसमें कोई ऑरेंज या रेड जोन की बात नहीं है, केवल ग्रीन जोन के लिए ये बात रखी गई है एडवाइजरी में। अब बोलिए। नहीं, ग्रीन जोन की मैं वही बता रहा था। ग्रीन जोन एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल जोन भी रहेगा कि उसकी जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से ग्रीन जोन के अंदर काम होगा, उससे कुछ चीजें लेके कि आगे उसको एप्लीकेबल करे या ना करे। तो वो बात समझने की है कि वो अगर हम इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से भी समझे कि जो चीज हम उसको वहां से जो कुछ ले सकते हैं, अगर वो उस तरीके से सुचारू रूप से चलता है, तो फिर उसको इतने 14 दिन में बाकी चीजों पे वो टूटेगा ऑरेंज और रेड जोन में, तो उसको वह कहीं ना कहीं एप्लीकेबल कर दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से बाकी मेहमानों को जोड़ लेते हैं। इससे पहले कि हम जाएं यहां पर सचिन रावत जी के पास और थोड़ा सा पॉलिटिकल नजरिया समझें इस पूरी स्थिति पर, हम एक बार चंदेल साहब को लाना चाहते हैं। चंदेल साहब, कैसे देखें ये जो बड़ा डिसीजन है, अब ये क्या दिखा रहा है? दो नजरिए हैं। नजरिया नंबर 1 कि हमने लॉकडाउन करके फर्स्ट और सेकेंड फेज में अपने यहाँ केसेस को काफी कंट्रोल रखा है पूरी दुनिया के मुकाबले, और इसीलिए हम लॉकडाउन 3 की तरफ बढ़े हैं और ये एडवाइजरी आई है। नंबर 3, हमारे पास कोई और रेमेडी है नहीं, और हमारे पास क्या, पूरी दुनिया में कहीं किसी के पास फिलहाल कोई वैक्सीन, कोई और चीज है नहीं। हर जगह रिसर्च चल रही है, वैक्सीन पर काम हो रहा है। लिहाजा जिस थ्योरी से, जिस प्रैक्टिकल से अच्छे नतीजे आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाया जाए, तो सरकार ने बढ़ा दिया। बोलिए जी। देखिए राजीव जी, जिस तरीके से सबसे पहले तो देश में केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, जिस गति से बढ़ रहे हैं, थोड़े टाइम तक तो ये काफी एक ठीक रूप से रहा। पहले मतलब उसके पहले जिस तरीके का डबलिंग रेट था, वो डबलिंग रेट थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद अभी थोड़ा और बढ़ा है। लेकिन अभी पिछले 24 घंटे के अंदर अगर हम देखें तो काफी सारे केसेस नए डायग्नोस हुए हैं। बिल्कुल, तकरीबन 2000 चंदेल साहब, तकरीबन 2000 जो अब तक सबसे ज्यादा है। अब तक आज 38वां दिन है देश में लॉकडाउन का, 38 डे। आज तक सबसे ज्यादा है 1993 राइट फिगर है, तकरीबन 2000 के आसपास। मौतें भी सबसे ज्यादा हुई हैं 73। पिछले 24 घंटे में 73 मौतें पूरे देश में रिपोर्ट हुई हैं। प्लीज अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, अभी तक जो स्क्रीनिंग हुई है, जितने भी प्रोफाइल्स की और जितने भी इंडिविजुअल्स की स्क्रीनिंग हुई है, वो बहुत स्लो रेट से आगे बढ़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों के पास
जितनी भी टेस्टिंग किट्स थी और जितनी भी जो चीजें थी हमारे को जो रिक्वायर्ड थी इसके लिए, जितनी लैब्स वगैरह थी, उसको बढ़ाने में समय लगा। तो इस समय को बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि कुछ लोगों की स्क्रीनिंग एक लिमिटेड नंबर तक हो पाई और उसके बाद अब धीरे धीरे स्क्रीनिंग को सरकार बढ़ा रही है। मैं सराहना करूंगा सरकार की कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है और सारी सरकारें ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सारी प्रदेश सरकारें भी इसके अंदर लगी हुई हैं, एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे स्क्रीनिंग बढ़ेगी वैसे वैसे ही केसेस आपको और बढ़ते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे। अच्छा, हम बात करें नजरिए की, जिस नजरिए से हम लॉकडाउन 3.0 को देखते हैं, तो जो आपने दोनों नजरिए कहे राजीव जी, मैं दोनों नजरियों से सहमत हूं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से चाहें या दोनों तरीके से देख सकते हैं इसको। सबसे पहला तो कि उम्मीद की गई थी कि पहले लॉकडाउन के बाद बहुत हद तक इस चीज को कम कर लिया जाएगा। देखिए, बहुत हद तक हम लोग कम भी कर पाए इसको, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चूक पिछले कुछ मसलों की वजह से इसमें रही, जो पहले भी हम लोग चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात आई लॉकडाउन 2.0 की, जिसमें थोड़ा सा और जनता ने जागरूक होकर के बेटर होकर किया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगहें ऐसी रह गई जहां से अगर आप पिछला बात करें, पिछले समय जब हम लोग चैनल पे बैठकर डिस्कस कर रहे थे, तो काफी सारी ऐसी लोगों ने रिस्ट्रेन करना चालू कर दिया, लोग भाग रहे हैं, आ नहीं रहे हैं सामने निकल कर, ये सारी चीजें हुई। तो अब जो 14 दिन का आगे बढ़ाया गया, इस पे अब मैं सेकंड नजरिया लाऊंगा आपका कि देखिए, इसके अलावा अभी कोई रेमेडी ना तो हमारे पास, ना पूरे विश्व में किसी के पास है। और पूरे विश्व के जितने भी स्वास्थ्य संगठन हैं, चाहे वो आप WHO को ले लीजिए या इंडिविजुअल किसी भी कंट्री के ले लीजिए, सब इस पे काम कर रहे हैं, एकजुट करके काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं तो चाहूंगा कि अगले महीने तक अगर ये काम पूरा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हम लोग और जाने बचाने में कैपेबल हो गए और चीजों को और बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमारे पास कोई और रेमेडी नहीं आती जिससे हम इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं। लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, गौरव चंदेल साहब कह रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर से सरकार ने यह फैसला लिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के हमें बेहतर परिणाम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मिले हैं। लिहाजा और 14 दिनों के लिए, 2 हफ्तों के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 4 मई से 17 मई तक देश में लॉकडाउन 3 का ये जो पूरा पीरियड है, ये पूरा जो दौर है वो रहेगा। सचिन रावत जी, अब आप बोलिए कि आप लॉकडाउन 3 को किस नजरिए से देख रहे हैं। हमने कल और परसों काफी बात की थी, एक जो वीडियो संवाद या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सुझाव आए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि टेस्टिंग पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है या होम मिनिस्ट्री की इस एडवाइजरी में कुछ नहीं कहा गया है। लॉकडाउन 3 का ऐलान एक तरीके से किया गया है, तो इस पर क्या आपका नजरिया, क्या राय है रावत साहब? देखिए राजीव जी, जहां तक सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी गई है और लॉकडाउन इस समय होना जरूरी भी था, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार कोरोना की महामारी अभी लगातार बढ़ रही है। और मैं उत्तर प्रदेश के अनुरूप में आपसे बात करना चाहूंगा कि जिस प्रकार 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज और रेड जोन। अब मैं मुख्यमंत्री जी को आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे जो मजदूर, जो श्रमिक वर्ग है, जो बाहर से आया है, जो गांव में या जहां जहां रुका हुआ है, मैं चाहूंगा जो जहां जहां पे रियायत है, जहां जहां पे कोरोना जैसी महामारी कम है, जो ग्रीन जोन है, वहां की जो चीनी मिलें जो बंद हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जो और जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उनको सरकार सुचारू रूप से चरणबद्ध तरीके से ओपन कर करके उन मजदूरों को वहीं रोजगार मुहैया करा दे, जिससे कि वो मजदूर अब दूसरे बाहर देशों को पलायन न करें, यहीं घर में रहें और यहीं पे अपनी मजदूरी करें, यही रोजी रोटी अपनी कमाएं। और दूसरी एक और बात मैं कहूंगा कि जिस प्रकार आपने देखा है कि आज मजदूर दिवस है, आज पूरे देश में जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से उन मजदूरों को, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी मनरेगा, सबसे बड़ी योजना लेकर के आई थी, लेकिन आज उसी मनरेगा के तहत उन मजदूरों को रोजगार नहीं है। मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि रिपोर्ट है अप्रैल की 2019 की, 1.38 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया हो रहा था, लेकिन अब वो घट करके 38 लाख पर आ गया है, जो 80% से ज्यादा गिरावट हो गई है। अच्छा। जो हमारे जो गांव हैं, जहां पे मनरेगा मजदूर जो काम करता था, उनको वहां पे मनरेगा के तहत उनको रोजगार नहीं है, तो बाहर जाएगा ही मजदूरी करने। और मैं फिर वापस कोरोना पे आना चाहूंगा, बोलिए। सरकार अभी
आपसे मेरी बात हो रही थी और मैंने भी सुझाव दिया था कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है, लेकिन अब सरकार पता नहीं क्या चाह रही है कि टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि टेस्टिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम बता ही नहीं सकते हैं कि कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, क्योंकि टेस्टिंग बड़ी जरूरी है। मैं तो आपके चैनल, सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बार फिर बताना चाहूंगा सरकार को कि आप टेस्टिंग भी बढ़ाइए साथ साथ। आप ठीक है लॉकडाउन कर रहे हैं, हमारी मतलब शुभकामनाएं है या हमारी पहल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन से ही चेन टूटेगी कोरोना की। जिस प्रकार अभी मैं सुन रहा था कि चीन में 3.5 महीने के बाद में ये धीरे धीरे प्रक्रिया शांत हुई थी, तो मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन भले बढ़ाया जाए, लेकिन हम लोगों के जो जीवन की जो आने वाले समय में जो हम लोगों का जीवन रहेगा वो सुरक्षित रहे, ये सरकार को अभी से संज्ञान रखना चाहिए। रावत जी, 2-3 विषय आपने रखे। एक विषय आपने रखा श्रमिक और मजदूर वर्ग से जोड़कर मनरेगा का जिक्र आपने किया, और दूसरा विषय आपने टेस्टिंग को लेकर रखा। हम ये दोनों सवाल हवाले करते हैं गौरव मिश्रा जी के। गौरव जी आंसर करिए, लेकिन हम सिर्फ इतना बता दें गौरव जी कि आज और भी 2-3 डेवलपमेंट हुए, जिसमें एक तो ये कि जो हमारे तीनों सेना के प्रमुख हैं और ख़ासतौर से जो सीडीएस हैं देश के, जनरल विपिन रावत, उन्होंने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, इनका ऐलान किया जिस बीच ये खबर आई। और 2-3 महत्वपूर्ण बातें। एक तो सेना, ख़ासतौर से वायु सेना, जो कोरोना योद्धा हैं देश के, उन्हें सम्मानित करने का काम करेगी, और वो सम्मानित इस तरह से किए जाएंगे कि जो अस्पताल हैं उनके ऊपर वायुसेना बाकायदा जो है वो पुष्प वर्षा करेगी, फूल जो है फूलों को बरसाएगी। एक तो ये बड़ा डिसीजन हुआ है 3 मई को, यानी लॉकडाउन 2 का जिस दिन आखिरी दिन है, रविवार का दिन होगा, 3 मई को ये किया जाएगा। इसके लिए होगा क्या, इसके लिए जो है वो फ्लाई पास्ट किया जाएगा 3 तारीख को, और वो श्रीनगर से शुरू होगा। और इस तरह से सेना, चाहे वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, हमारे नर्सेज हों, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हों, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हों, पुलिस कर्मी हों, इन सब पर पुष्प वर्षा करने का काम करेगी। और ये एक स्थिति है देश में कोरोना योद्धाओं के हौसले को बढ़ाने के लिए, उनके योगदान को सैल्यूट करने के लिए। और हमने आपको बताया कि आज एमएचए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा ही, उनके प्रतिनिधि ने, कि जो देश के केंद्रीय बल हैं उन्होंने जबरदस्त काम किया है, उन्होंने बहुत ही शानदार और सराहनीय काम किया है। गौरव जी अब आंसर करिए सचिन रावत जी के प्रश्न का। 2 चीजों से संबंधित वो बात जानना चाहते हैं। एक तो वो श्रमिक और मजदूर वर्ग, मनरेगा से जोड़ के उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि 80% काम कम हो गया। दूसरा उन्होंने टेस्टिंग की बात कही। अब देखिए, जहां तक मजदूरों की बात है, मैं भी ये प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। हालांकि उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और ये एक कहा जाए बहुत ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में कोई भी इंतज़ाम जाहिर है कि छोटा हो सकता है या छोटा पड़ सकता है, लेकिन लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा सफरर है किसी भी पोजीशन में, किसी भी दृष्टि से आप देखें, वो हमारा मजदूर कामगार भाई है। वो जहां फंसा है वहां भी उसके यहाँ खाने का संकट है, परिवारों में संकट है। हम लोग बार बार आइसोलेशन या डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो घर परिवार में भी उतनी जगह नहीं। इस तबके को सबसे ज़्यादा राहत मिले, क्योंकि 3 तारीख को ये 40 दिन होंगे जिस परिवार ने इस समय ये सहयोग किया है, वो परिवार या उसका मुखिया वही जानते होंगे। उस तबके को इन आने वाले 15 दिनों में कोई दिक्कत न हो। एक तरफ इशारा ये रावत जी का है, जो मनरेगा वाला भुगतान या 80% काम नहीं मिल रहा है वो, और टेस्टिंग बढ़े, क्योंकि इस पर जोर बार बार दिया जा रहा है। इन दोनों विषयों पर विस्तार से और संवेदनशीलता के साथ बोलिए, जिससे कि वो तबका सबसे कम सफरर हो, जो दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा सफरर हो जाता है किसी भी चुनौती में। बोलिए। सबसे पहले तो राजीव जी, मैं देश की सेना को नमन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति जो जज्बा दिखाया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, और इससे पूरे देशवासियों का हौसला बढ़ा है। दूसरी बात, कांग्रेस के हमारे बंधु का कहना है मनरेगा में थोड़ा संकुचन आया है। उनको जानकारी देने के लिए हम बताना चाहेंगे कि ये हमारी ही सरकार है कि मनरेगा का जो मानदेय है
उसको हमारी सरकार ने इसी दौरान बढ़ाया भी है। 182 से उसको 200 से ऊपर ले गए हैं। 1 करोड़ से अधिक मनरेगा श्रमिकों को पैसे भी ट्रांसफर किए गए, लगभग 17,500 करोड़ रुपए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मजदूर भाई हमारे अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, उनके स्किल के हिसाब से, उनकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि उनको अपने प्रदेश में रोजगार मुहैया कराया जा सके। दूसरी तरफ उनके भोजन की जो समुचित व्यवस्था है, अन्न की जो व्यवस्था है, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अभी गेहूं और चावल का स्टॉक हमारे देश में पूरे देश भर के लिए आने वाले 3 वर्षों के लिए पर्याप्त मात्रा में है, दलहन पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए अकेले उत्तर प्रदेश में ही 18 करोड़ लोगों तक अन्न वितरण का कार्य किया गया और आज द्वितीय चरण भी उसका शुरू हो गया है। तो भूख की वजह से कोई मजदूर भाई न सोए, इसकी चिंता भरपूर प्रदेश सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि मजदूरों के फ्रंट पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस बिंदु पर सरकार गंभीरता से न सोच रही हो और उस पर कार्य न कर रही हो, और जिसका परिणाम है कि आज पूरे देश में भूख की वजह से, अन्न की वजह से कोई एक मृत्यु भी सामने नहीं आई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत 135 करोड़ की आबादी का देश है और उसमें सबको संभालना इस तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, अपने आप में बहुत ही अकल्पनीय अचीवमेंट है, ये उपलब्धि है। और लॉकडाउन का तो विरोध राहुल गांधी जी स्वयं आकर के कर चुके हैं। शायद सचिन जी भूल गए इस बात को, उन्होंने लॉकडाउन का मुद्दा बार बार उठाया था और आज वो सराहना कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको साधुवाद देना चाहेंगे, ये अच्छी बात है। और लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे लॉकडाउन के प्रति जो सचिन जी बोलिएगा, सचिन जी बिल्कुल बोलिएगा, काउंटर करिएगा, उनकी बात पूरी हो जाए। एक गौरव जी टेस्टिंग के सवाल पर भी बोल दीजिए, फिर वो कुछ जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल, टेस्टिंग के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब ये बीमारी जब शुरू हुई थी तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग की सुविधा या व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ हम बात करें तो पूल टेस्टिंग शुरू हो गई है और पूल टेस्टिंग करने वाला उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य देश का बन गया है। पूल टेस्टिंग के कारण ये टेस्टिंग की जो संख्या है बहुत तेज गति से बढ़ जाएगी और आज 3,500 से ज्यादा टेस्ट एक दिन में किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और व्यवस्थाओं को लेकर के जब इस तरह के पेंडेमिक्स होते हैं तो निश्चित रूप से एक समय लगता है कि स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम लगता है व्यवस्थाओं को बढ़ाने में, और बहुत तेज गति से, जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उससे कई गुना ज्यादा गति से व्यवस्थाओं की गति बढ़ा रही है सरकारें हमारी। राजीव जी, ये अच्छी बात है कि जिस गति से कोरोना या इसका संक्रमण या इसकी चुनौती बढ़ रही है, उससे ज्यादा तेज गति से सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली जो बात हम बार बार कहते हैं कि फिर ये चुनौती जो हमारे सामने है ये हारेगी और जो हमारा हौसला है, हमारी तैयारी है, वो जरूर जीतेगा। सचिन जी बोल लीजिए, क्या काउंटर करना चाहते हैं प्लीज, फिर हम एक बार चंदेल साहब और सोनी साहब के पास जाएं। बोलिए सचिन जी, क्या कहना चाहते हैं, कुछ कह रहे थे आप? जी राजीव जी, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि राहुल जी ने लगातार सरकार को सुझाव देते रहे हैं और उन्होंने लॉकडाउन के साथ साथ उन्होंने सरकार को लगातार सुझाव दिया है कि आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से रोजगार गए हैं, 12 करोड़ रोजगार गए हैं। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने ही राजस्थान सरकार की सराहना की थी, जो भिलवाड़ा मॉडल राजस्थान सरकार ने लागू करके वहां पे जो टेस्टिंग की थी, 9 दिनों में जो टेस्टिंग वहां पे हुई है लाखों की संख्या में, प्रधानमंत्री जी ने सराहना की थी। मैं बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भिलवाड़ा मॉडल क्यों नहीं लागू करती है, वो लागू करे। जहां जहां पे कोरोना के भिलवाड़ा मॉडल में बाउंस बैक हो गया, वहां वापस आ गई और सेकंड वेव आ गया, सेकंड वेव। सचिन जी जानकारी को अपडेट करिए, टेस्टिंग करें ना। भिलवाड़ा मॉडल की जब प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है तो यहाँ भी लागू किया जाए। वो उसी भीलवाड़ा मॉडल पर, गौरव जी उसी भीलवाड़ा मॉडल पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और वो उसमें एक अपडेशन रख रहे हैं। ठीक है, हम अगले बार आएंगे, एक बार विश्लेषकों को जोड़ लें, चंदेल जी और सोनी साहब को। सोनी साहब, हमारी चिंता ये है और जिस पर गौरव जी ने कहा कि चुनौती पीछे है और सरकार की व्यवस्था आगे चल रही है, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो सफरर तबका है वो वही है, सब जानते हैं। उसके लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज और भी बहुत सारी
कंडीशंस रखी गई हैं देश के सामने। जैसे आज एमएचए ने ये कहा कि हमने कंडीशनल ट्रेन चलाने की अनुमति दी है, नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, रेलवे बोर्ड से बात हो, और जो भी राज्य दूसरे राज्यों में फंसे अपने मजदूर या कामगार भाइयों को लाना चाहते हैं, उनके परिवारों को लाना चाहते हैं अपने प्रदेशों में, उसकी अनुमति है, ट्रेन चलाई जा सकती है रेलवे बोर्ड के समन्वय या सामंजस्य के साथ। लेकिन इस लॉकडाउन 3 में, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है, अगर आप देखेंगे इन टोटलिटी तो 54 डेज हो जाएंगे, 54-55 दिन हो जाएंगे लॉकडाउन में। आगे क्या होगा इन 14-15 दिनों के बाद वो तात्कालिक स्थिति पे तय करेगा। हमें बताइए ना कि आपको लगता है कि तैयारी इतनी पुख्ता है कि वो जो सफरर तबका है वो सफर न करे, वो सारी चीजों का पालन करे, वो भूखा न सोए, उसे राशन वितरण होता रहे, उसके खाते में पैसे पहुंचते रहें, है ना? ये इन चीजों पर फोकस है और इनका कोई नतीजा आपको दिख रहा है? देखिए राजीव जी, बहुत स्पष्ट है कि अगर हम बार बार यही बात आ जाती है कि अगर हम आंकड़ों पे, अगर हम जनसंख्या के आधार पे बात करें तो हमारे देश की स्थिति बेहद नियंत्रण में है। और इस बात में कोई भी दोहराए नहीं कि कोई भी सरकार, कोई भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो बेहद अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और आज मैं कुछ चीजें देख रहा था जिसमें कुछ चीजें एक दूसरे के लिए आरोप प्रत्यारोप बन रही थी, लेकिन एक सामने वाले पार्टी ने या समझो विपक्ष की पार्टी ने ये कहा कि इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक समान बांध के चल रहे हैं और ऐसा कोई फर्क किसी प्रकार को लेके कहीं पैदा नहीं हो रहा है कि वहां पर बीजेपी की सरकार है या वहां नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें योगदान सभी का, सरकारों को खासतौर प्रशंसा करनी पड़ेगी क्या देश की जनता की, उन्होंने भी उतना ही सब्र बांध के रख रखा है, क्योंकि सबको पता है कि हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं अगर उसमें कोई भी गलती करता है तो वो पूरे देश पे भारी पड़ सकती है। तो यही अच्छी बात है कि इस लॉकडाउन पीरियड को बढ़ाना सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है, अच्छा डिसीजन लिया है। मुझे लगता है कि ये डिसीजन लगभग, जैसा पहले भी चंक में कहा कि तय था और लोगों ने भी अपना माइंड मेकअप कर रखा था। जो स्थिति है और जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है लगातार जीतने का कोरोना से, वो जरूरी था और वो जरूर इसलिए भी दिख रहा था कि वो खुद भी समझ रहे थे कि जरा सी गलती, क्योंकि और देशों का जो हम हाल देख रहे हैं, अमेरिका जैसे विकसित देशों में डेली 2,500-3 हजार लोगों की मौत हो रही है, करीब 65,000 का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो उतनी जनसंख्या के आधार पर बात करें, मात्र 32 करोड़ के देश और विकसित देश का ये हाल है और हमारे देश की स्थिति कर रहे हैं तो बहुत बेहतर इस समय चीजें हैं। सरकार बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही है और कोई भी राज्य सरकार हो या कोई भी, सब लोगों, सब सोनी जी एक सवाल बार बार, और देखिए ये बात आ रही है टेस्टिंग का सवाल। आपको लगता है कि ये टेस्टिंग, अब कांग्रेस पार्टी तो एक्सपेक्ट कर रही है, कल की बातचीत में जो रघुराम राजन के साथ हुई कि 5 लाख पर डे कराएं, हम ये कहते हैं कि 5 लाख पर डे न भी हो तब भी क्या 1.5-2 लाख पर डे पर क्या हम पहुंच पाएंगे? क्योंकि लॉकडाउन के अलावा हमें जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, तमाम एक्सपर्ट्स इस बात की वकालत कर चुके हैं। अभी चंदेल साहब भी कह रहे थे कि चूंकि स्क्रीनिंग ज्यादा हो रही है लिहाजा नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं। आज 24 घंटे में तकरीबन 2000 नए केसेस जुड़े हैं। जाहिर है कि जब टेस्ट बढ़े तभी जुड़े होंगे। तो आपको लगता है इस टेस्टिंग पर और ज्यादा फोकस होगा और हम वहां तक न पहुंच पाए, 5 लाख न भी कर पाए, लेकिन फिर भी हम 1.5, 2, 2.5 लाख पर डे टेस्टिंग के आंकड़े को छुएंगे, वैसी तैयारी हम कर रहे हैं? नहीं, देखिए राजीव जी, इसमें दोनों तरीके की बातें हैं। जब हम टेस्टिंग करी तो ये आंकड़े हमारे सामने आए और ऐसा कोई कोर कसर सरकार नहीं छोड़ रही है। उसको आंकड़े यदि बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी या उसके बस की बात होगी तो निश्चित तौर पर उसका प्रयास करेगी, क्योंकि हमसे ज्यादा जल्दी सरकार को है कि किसी भी तरीके से इस वायरस पे जल्दी से नियंत्रण पाया जाए और इसकी जितनी जांच है देश भर में जल्दी से करके निपटा के इसको खत्म किया जाए। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि सरकार को हमसे ज्यादा जल्दी और उससे ज्यादा मजबूत थिंक टैंक उनके पास होगा। चंदेल साहब, इस टेस्टिंग के सवाल को आप कैसे देख रहे हैं? जी राजीव जी, देखिए मैंने पहले भी ये चीज कही कि ज्यादा केसेस अब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इससे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि टेस्टिंग जिस हिसाब से पहले हो रही थी उससे और तेज गति से होना चालू हो गई है। लेकिन वो काफी नहीं है चंदेल साहब, वो हो रही थी उससे ज्यादा हो रही है। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा लें, 4 या 5 हजार हो रही थी पर डे, अब वो 7 हजार हो गई है ना, तो केसेस ज्यादा आए, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि इसको आप जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ज्यादा बढ़ाइए।
हमारा सवाल यह कि क्या उस पर फोकस है कि हम ज्यादा से ज्यादा कर पाएं, इस बात से संतुष्ट ना हो जाएं कि हमने जो कल किए थे उससे 100 आज ज्यादा बढ़ा लिए हैं और या उससे 500 ज्यादा बढ़ा लिए हैं इसलिए केस भी ज्यादा आ रहे हैं। ये बताइए ना, चिंता ये है कि हम उस स्टैंडर्ड तक ले जाएं जिसमें हम भारत जैसे देश में, भारत जैसी आबादी वाले देश में उतने टेस्ट कर पाएं। ये बताइए, इस नजरिए से बताइए। जी राज जी, मैं इसी नजरिए से आपको आगे जवाब देने वाला था कि देखिए, अभी सरकार का 2 चीजों पे फोकस है। उनको भी ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसको रोकने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक तरीका तो जो है, जो जिस चीज पे आज हम लोगों की डिबेट हो रही है कि आने वाले समय में इस लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया और कितना बढ़ेगा। दूसरा जो फोकस है वो फोकस एरिया सारा का सारा हेल्थ सेक्टर है कि टेस्टिंग को सरकार को भी पता है कि आज अगर 5,000 से बढ़कर के 7,000 लोगों को पर डे के हिसाब से टेस्ट किया जा रहा है तो इस गति को बढ़ानी पड़ेगी अगर इस लॉकडाउन की गति को रोकना है तो। जैसे कि पहला लॉकडाउन थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद 21 दिनों का लॉकडाउन दिया और 21 दिन के बाद अभी 14 दिन का हुआ। तो सरकार को भी अब इस चीज को समझ भी रही है सरकारें और देख भी रही है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग कर पाएंगे प्रोफाइल्स की, तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें पता चलेगा कि कितने लोग इससे संक्रमित हैं, ताकि औरों को संक्रमित होने से बचा जा सके। तो सरकारें डेफिनेटली इस पे काम कर रही हैं, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए आगे क्या है हमारे लिए। चलिए ठीक है चंदेल साहब, एक हम फाइनल कमेंट जरा यहां पर गौरव जी का लेना चाहते हैं। गौरव जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा क्या उत्तर प्रदेश में कोई और विशेष तैयारी या कुछ विशेष इंतजाम और किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजदूरों को वापस लाना शुरू किया है। आज आंकड़े बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे गए। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, उनमें वहां उनको रखने की व्यवस्था है। आज मुख्यमंत्री ने श्रमिक दिवस पर यह कहा कि बगैर राशन कार्ड वालों को भी राशन का वितरण किया जाएगा। इस सब के अलावा कोई और विशेष तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की? गौरव मिश्रा जी, आज के बहस में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठ करके आया टेस्टिंग का राजीव जी। इसमें एक उदाहरण देना चाहेंगे। ये बात सही है कि टेस्टिंग की संख्या जितना ज्यादा रहेगा, बीमारी को डिटेक्ट करने की संभावनाएं भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंटेंसिटी रिपोर्ट तैयार करने की जो बात हुई है सभी जिलों में, उससे ये पता चल जाएगा जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उन एरियाज में किस मात्रा में संक्रमण है। तो ये संभव है कि पूल टेस्टिंग के माध्यम से पूरी एरिया को टेस्ट किया जा सके। ऐसी स्थिति में इस संक्रमण को पूरी तरह से एलिमिनेट करने में, निकालने में बहुत मदद मिलेगी। तो उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश राज्य बढ़ रहा है, उस दिशा में भी सोच रहा है। और टेस्टिंग को किस तरह का तरीके से बढ़ाया जाए, और क्योंकि पूल टेस्टिंग का अपना एक मानक है, ICMR ने जो तय किया है, उस मानक के अनुसार अभी उत्तर प्रदेश फिट बैठता है। लेकिन यदि ये संक्रमण की संख्या बढ़ गई तो वो पूल टेस्टिंग भी जो है सफल नहीं माना जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी पूल टेस्टिंग सफल है। उत्तर प्रदेश में बहुत तेज गति से ये किया भी जा रहा है और मुझे लगता है सभी लोग जब आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो टेस्टिंग के माध्यम से इनको सही जगह पे जब पहुंचा दिया जाएगा और प्रोटोकॉल ये पूरा फॉलो करेंगे तो इस बीमारी पर, इस संक्रमण पर पूर्ण नियंत्रण संभव है। लगाम लगाना संभव है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लॉकडाउन 3 का ऐलान देश में हो गया है। 4 मई से 17 मई तक ये रहेगा और सारी वही एहतियात आपको बरतनी है जो लगातार 25 तारीख से 25 मार्च से हम और आप बरतते चले आ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लिहाजा प्रिवेंशन पर सारा जोर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।